वेलकम स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फिजिक्स बाई एवाई क्लासेस में। इसमें हम आज नए टॉपिक को समझेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के पर्पस में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार बोर्ड एग्जाम में एक न्यूमेरिकल एलसीआर सर्किट से आता ही है। तो एलसीआर सर्किट क्या होती है, कैसे वर्क करती है, इस सीरीज में सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि डायरेक्ट करंट क्या होती है और अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है। डायरेक्ट करंट को दृष्ट धारा बोलते हैं और अल्टरनेटिंग करंट को प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। तो जो हमारी डायरेक्ट करंट होती है, इसका मतलब होता है जो भी हमने अभी तक पढ़ा था किरचॉफ लॉ वगैरह में, जो भी हमने सेल्स देखे थे, सेल से हमने कई जगह करंट फ्लो कराए थे, ओम्स लॉ लगाए थे, बाकी सारे काम किए थे। तो जो सेल से धारा निकलती है हमारी, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। क्यों कहते हैं, क्या इसका मेन रीजन है? जो सेल से धारा निकलती है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। सपोज हमने एक एक अगर वो सेल ले लिया, कोई भी जो हमारे घड़ी में लगता है, उस सेल को ले लेते हैं, तो वो एक फिक्स वोल्टेज का होता है। सपोज 2 वोल्ट का सेल है, तो वो 2 वोल्ट उसकी फिक्स रहेगी। टाइम चेंज होता रहेगा, आइडियली वो टाइम जैसे जितना भी चेंज होता रहे, उसकी वोल्टेज हमेशा 2 वोल्ट ही फिक्स रहेगी। करंट जो से सपोज करिए अगर 1 मिली एम्पियर निकल रही है, तो करंट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। अभी जैसे 2 मिनट पहले देखेंगे तब भी करंट 1 मिली एम्पियर देगा, 5 मिनट बाद देखेंगे तब भी करंट 1 मिली एम्पियर ही देगा। तो उस टाइप के करंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। उस टाइप के वोल्टेज को जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज ना हो, हम बोलते हैं डायरेक्ट वोल्टेज। ओके, तो डायरेक्ट करंट का क्या कॉन्सेप्ट निकला? ऐसा करंट जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज ना हो, उसे हम डायरेक्ट करंट कहेंगे। ऐसा वोल्टेज जिसकी वैल्यू टाइम के साथ ना चेंज हो, उसे हम कहेंगे डायरेक्ट वोल्टेज। अब आते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घरों में यूज होता है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी प्रकार की धारा होती है जिसका मान समय के साथ लगातार बदलता रहता है। कैसे बदलेगा? जीरो होगा, अधिकतम होगा, फिर जीरो होगा, फिर न्यूनतम होगा, फिर जीरो होगा, अधिकतम होगा, इस प्रकार से इसकी साइकिल चलती रहती है। तो इसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा की एक और अच्छी बात है कि प्रत्यावर्ती धारा में जो करंट होती है, उसकी वैल्यू जो होती है टाइम के साथ लगातार बदलेगी, तथा उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है। अभी आगे इस वर्ड को हम समझेंगे कि पोलैरिटी क्या होती है, कब करंट पॉजिटिव होगा, कब करंट यहाँ पे नेगेटिव होगा। ओके, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर किसी भी करंट में टाइम के साथ करंट की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट करंट। ठीक, अल्टरनेटिंग करंट किसे कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा। वह धारा जिसमें समय के साथ उसके मान में परिवर्तन हो, समय के साथ उसका मान कभी बढ़े, जीरो मैक्सिमम पहुंच जाए, फिर आके जीरो हो जाए, फिर मिनिमम चला जाए नेगेटिव में, फिर आके जीरो हो जाए, इसी प्रकार लगातार अपनी वैल्यू को बदलता रहे, उसे हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इन दोनों धाराओं में इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन करता है, कैसे एक दूसरे से ये अलग है, उसको समझने के लिए हम देखते हैं एक विजुअलाइजेशन को। उसके बाद हम इस टॉपिक को समझ पाएंगे कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है और डायरेक्ट करंट क्या होती है। तो देखिए, यहाँ पे हम डीसी और एसी करंट को समझते हैं। ये हमारी एक बैटरी लगी हुई है, ये हमारा एक वोल्ट मीटर है और ये हमारा एक बल्ब है। ये एक बार ने हमने इसको डीसी सर्किट से कनेक्ट किया है और एक बार हमने इसको एसी सर्किट से कनेक्ट किया है। ये हमारा ग्राफ है, इसको भी हम समझते हैं। देखिए, ये जो डीसी हमारी एक बैटरी है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन किधर होता है, निगेटिव टर्मिनल से फ्लो करता है, किधर की ओर? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। सपोज करिए कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हम अगर उल्टा देख रहे हैं, ये हमारी ग्रीन डॉट्स जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रॉन अभी जा रहा है। क्या कॉन्सेप्ट है इसमें कि इस पूरे जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो पूरा फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक जा रहा है। किस टाइप के करंट में? डीसी में। डायरेक्ट करंट में क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो पूरी सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। ये देखिएगा, इसमें जो हमारी वोल्टेज की वैल्यू है वो फिक्स एक जगह हो गई है, निडल हमारी एक जगह फिक्स है। यहाँ पे निडल जो है वो वेरी कर रही है। तो डीसी करंट का अगर हम टाइम के साथ वोल्टेज का ग्राफ देखें, तो टाइम हमारा जैसे जैसे वेरी करेगा, वोल्टेज की वैल्यू फिक्स होगी। अगर हमने 2 वोल्ट पे फिर सेट कर दिया इसको, तो टाइम जैसे जैसे चेंज होगा, आइडियली इसकी वोल्टेज कितनी होगी? 2 वोल्ट ही हमेशा रहेगी। यहाँ पे अगर हम एसी की बात करते हैं, तो एसी में देखिएगा, अगर इसको इलेक्ट्रॉन समझे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे सर्किट में फ्लो नहीं कर रहा, बल्कि अपने प्लेस पे केवल ऑसिलेट कर रहा है। इस ऑसिलेशन के कारण कभी इसकी वैल्यू इस डायरेक्शन में जाएगी, कभी इसकी वैल्यू नीचे की डायरेक्शन में। ऊपर की डायरेक्शन में हम पॉजिटिव साइन से दिखा रहे हैं और नीचे को हम निगेटिव साइन से दिखा रहे हैं। तो हमारे जो ग्राफ है वोल्टेज और टाइम का, कभी वोल्टेज हमारी पॉजिटिव हो रही है, मैक्सिमम जा रही है, फिर आ रही है जीरो पे, फिर आ रही है हमारी निगेटिव पे, फिर जा रही है जीरो पे।
तो अल्टरनेटिंग करंट में हमारी वोल्टेज हो या करंट हो, वो लगातार बदलती रहती है पीरियोडिकली, यानी एक आवर्त के रूप में चक्र लगाती रहती है। इसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। मेन रीजन क्या है? जो हमारा समय है, समय के साथ वोल्टेज अगर नहीं बदल रहा तो हमारी हो जाएगी डायरेक्ट करंट। समय के साथ अगर वोल्टेज चेंज हो रहा है, कभी वोल्टेज पॉजिटिव, कभी वोल्टेज नेगेटिव, कभी वोल्टेज जीरो, तो उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। उस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग जो धारा आती है उसे। ये हमारे ग्रीन जो डॉट्स हैं, उसको इलेक्ट्रॉन मत समझिएगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है, इसे हम इलेक्ट्रॉन के तहत ही समझ सकते हैं मोशंस के लिए, क्योंकि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होती है, इसलिए हमने ग्रीन डॉट्स को पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर दिखाया है। इधर देखिएगा, वोल्टेज की वैल्यू लगातार हमारी चेंज हो रही है, किसमें? अल्टरनेटिंग करंट में, टाइम के साथ। यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फेनोमेना आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो डीसी सर्किट से बल्ब जुड़ा है ये लगातार जल रहा है, जबकि एसी सर्किट वाला बल्ब जल रहा है और बुझ रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज देखेंगे, वोल्टेज मैक्सिमम के बाद एक जगह जीरो हो रही है। जब वोल्टेज जीरो तो बल्ब ऑफ हो जाएगा, फिर वोल्टेज नेगेटिव तो बल्ब जलेगा, फिर यहाँ पे वोल्टेज फिर से जीरो हो रहा है तो यहाँ पे बल्ब क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएगी। मतलब एक पूरे चक्र के दौरान हमारा बल्ब दो बार ऑफ होता है और दो बार ऑन होता है। मतलब अभी इसको हम आगे और अच्छे से क्लियर करेंगे जब हम आवृत्ति समझेंगे, फ्रीक्वेंसी को। जो हमारे घरों में लाइट्स आती है पोल से, वो होती है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। तो जो हमारी सीएफएल वगैरह जो भी बल्ब लगे होते हैं, वो एक सेकेंड में 50 बार जलते हैं और 50 बार बुझते हैं, क्योंकि हमारे घरों में जो लाइट आती है उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। यहाँ पे देखिएगा, पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे भी निगेटिव वैल्यू मैक्सिमम। जो जीरो जैसे वोल्टेज होगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे फिर से बल्ब जीरो होगा, सॉरी वोल्टेज जीरो होगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे भी बल्ब ऑफ हो जाएगा। एक पूरे चक्र के दौरान दो बार बल्ब जलेगा, दो बार बल्ब बुझेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है अल्टरनेटिंग करंट का। आई होप कि इस चीजों को आप लोग समझ चुके होंगे। आइए अब हम इस पे आगे की ओर चलते हैं। तो अभी तक हम बात कर चुके थे अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट को कैसे समझते हैं, कैसे ये वर्क करता है, ठीक। अब एक बार हम जरा इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे सपोज करिए ये हमारी कोई एक सेल यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, ये हमारी हो गई सेल, और यहाँ से हमने कोई इसमें एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया। सपोज हमने एक बल्ब लगा दिया। ओके, ये हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई, ये हो गई हमारी डीसी सर्किट। एक सेकेंड, ये हमारी डीसी सर्किट बन रही है, ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस। ऐसा हम लोग ओम्स लॉ वगैरह में बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये हो गई हमारी डीसी सर्किट। अब इस डीसी सर्किट को सपोज करिए हमने 2 वोल्ट पे इसको फिक्स कर दिया। तो अब यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो, हाँ, सपोज करिए आई की वैल्यू जो है वो हमारी 1 मिली एम्पियर है। तो डीसी सर्किट ये हमारी हो गई एक डीसी सर्किट। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो हमारे बैटरी का सिंबल बना है, ये डीसी बैटरी को दिखाता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाता है इसके, और ये इसके नेगेटिव टर्मिनल को दिखाता है। इस डीसी सर्किट में क्या होती है, जो इसकी करंट है या फिर जो इसकी वोल्टेज है, सपोज करिए हम करंट को अगर देखना चाहें, और ये हो गई हमारी टाइम एक्सिस। तो जैसे जैसे हमारी टाइम चेंज होगी, हमारे करंट की वैल्यू बदलेगी नहीं, और करंट की वैल्यू हमारी फिक्स होगी, जिसकी वैल्यू हमेशा ही कितनी होगी? 1 मिली एम्पियर। ये किसका कॉन्सेप्ट होता है? डायरेक्ट करंट का। डायरेक्ट करंट के बाद अब हम अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ते हैं। तो जैसे ये हम देखिएगा, हमारा अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट जो होती है उसकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है। यहाँ पे हमने किसी एक रेजिस्टेंस, मतलब सपोज करिए एक बल्ब को फिर से लगा दिया। अब ये हो गई हमारी अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे जो वोल्टेज होता है इसको ऐसे V लिखते हैं। इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसमें अभी हम आगे सीखेंगे कि हाफ साइकिल यानी आधे चक्र के दौरान ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, आधे और ये नेगेटिव, आधे चक्र के बाद ये नेगेटिव हो जाता और ये पॉजिटिव हो जाता। इसलिए एसी सर्किट में कभी भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं दिखा पाते हैं, जैसा कि हम डीसी में दिखा ले जाते हैं। ओके, इसमें हम करंट के डायरेक्शन को भी एक फिक्स नहीं दिखा सकते हैं कि करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, क्योंकि वोल्टेज इधर पॉजिटिव हुआ तो करंट ऐसे जाएगी। वोल्टेज जब ये हाफ साइकिल आधे चक्र के बाद नेगेटिव होगा तो ये करंट के डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये होता है हमारा एसी सर्किट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब इसमें अगर हम इसको देखते हैं, ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, ये हो गई हमारी सपोज करिए करंट, और ये हो गई हमारी
टाइम एक्सेस, ये हो गई हमारी टाइम। तो जब जो एसी सर्किट होती है, इससे जो करंट निकलती है, उस करंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे यहाँ पे तो हमको सिंपल है, V इक्वल्स आई आर, ओम्स लॉ से हम यहाँ पे जितनी वोल्टेज है, जितना रेजिस्टेंस है, सपोज करिए इसकी रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं 5 ओम, इसका भी रेजिस्टेंस सेम ले लेते हैं 5 ओम। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ से करंट तो इजिली निकल जाती है, करंट की वैल्यू टाइम के साथ डिपेंड नहीं करती। अल्टरनेटिंग करंट को कैसे दिखाएं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कैसे दिखाएं, उसके लिए हम एक समीकरण लेते हैं जिसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो होती है वो हमारी प्रत्यावर्ती धारा को बताती है। ठीक, सिमिलरली अगर हमको प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिखाना है, तो उसको हम दिखाते हैं V इक्वल्स V नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे आई नॉट क्या है, वी नॉट क्या है, ओमेगा क्या है, टी क्या है, ये सारी चीजों को हम समझेंगे। मीन्स जो हमारी डीसी होती है उसमें डायरेक्ट होती, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में जो यही करंट की वेरिएशन होगा वो इस तरीके से पॉजिटिव होगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे आके नेगेटिव होगा, फिर जीरो होगा, फिर ऐसे ही ये करंट की वैल्यू जो होती है हमारी चेंज होती रहती है। तो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये कैसे बनता है, कैसे वेरी होता है, इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अभी हमने जैसा डिस्कस किया कि करंट को हम इसमें किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी से। जहां पे आई नॉट क्या होता है हमारा, आई नॉट जो होता है वो होता है हमारा पीक वोल्ट, पीक करंट होता है, पीक करंट। पीक करंट का मतलब क्या होता है, शिखर मान। जो हमारे धारा का शिखर मान होता है उसको हम आई नॉट से लिखते हैं। अब यहाँ पे ओमेगा क्या चीज होता है, ओमेगा जो होता है वो हमारा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बताता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, ये हमारी कोणीय आवृत्ति को बताता है, जिसको हम लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या होता है, कैपिटल टी जो होता है वो होता है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि कितने देर में, कितने समय में प्रत्यावर्ती धारा अपना एक चक्र को पूरा कर ले रहा है। क्लियर, बाकी इसमें और कोई चीज तो समझने की है नहीं। आई क्या हमारी है, आई हमारी तत्क्षणिक धारा को बताती है। मतलब जैसे मान लीजिए हम डायरेक्ट करंट देख रहे हैं, तो समय कितना भी बदलेगा धारा का मान तो नहीं चेंज होगा, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा का मान तो बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए हमको देखना है t बराबर 5 सेकंड पे धारा का मान क्या है, t बराबर 10 सेकंड पे धारा का मान क्या है। तो जब धारा की वैल्यू लगातार बदल रही है, तो उसको जानने के लिए हम यहाँ पे एक इक्वेशन को देखते हैं। इस इक्वेशन के तहत हम क्या करते हैं, करंट को हम निकालते हैं। ठीक, इस इक्वेशन में जो होता है आई नॉट होता है वो होता है धारा का शिखर मान, मतलब धारा अधिकतम कितनी वैल्यू दे सकता है, कितनी वैल्यू तक जाएगा। ओमेगा जो होता है हमारा कोणीय आवृत्ति होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई टी। इसी को आगे हम और भी लिख सकते हैं 2 पाई एफ। एफ जो क्या होता है, एफ जो होता है वो हमारी होती है फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये एफ को हम कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति और टाइम पीरियड दोनों के कॉन्सेप्ट्स को हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिएगा, पहले हम समझ लेते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड, इसको समझने के लिए बहुत आसान सा है। जैसे सपोज करिए एक कोई फील्ड है, एक कोई पार्क है गोल सा, इसमें हम यहाँ से अपनी रनिंग कर रहे हैं, यहाँ से रनिंग करते हुए एक पूरी राउंड हम कंप्लीट कर ले रहे हैं, और हमारा समय लग रहा है 10 सेकेंड। ठीक, तो किसी भी वृत्ताकार हो या कोई भी, अगर आप ऐसी गति कर रहे हैं जिसमें आप एक अपनी गति को बार बार दोहरा रहे हैं, तो एक चक्र पूरा करने में जितना समय लिया जाता है उसी को हम बोलते हैं आवर्तकाल। उसी को हम क्या, सॉरी आवृत लिखा गया, एक सेकेंड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं, 1 सेकेंड में लिए गए टाइम को हम बोलते हैं एक 1 सेकेंड। देखिएगा, टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्र लगाने में लिया गया समय को हम बोलते हैं आवर्तकाल। जैसे हमारी प्रत्यावर्ती धारा को अभी हम ग्राफ में देखे थे, तो जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ये टाइम हो गया, ये हमारी करंट हो गई। करंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम जाएगी, फिर मिनिमम आएगी, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, ऐसे ही अपनी साइकिल को बार बार पूरी कंप्लीट करती रहती है। तो यहां से ये चलना स्टार्ट कर रहा है और यहां तक ये आ रहा है, अपना टोटल एक चक्र कंप्लीट कर दिया।
तो एक चक्र कंप्लीट करने में जितना ये टाइम लेता है, वही टाइम हमारा कहलाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल। एक चक्र पूरा करने में लिया गया समय को आवर्तकाल कहते हैं। अब दूसरी बात आती है हमारी फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति को हम डिफाइन करते हैं एक चक्र पूरा करने, सॉरी, एक सेकंड में, एक सेकंड में कितना ज्यादा चक्र लगाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। यानी कि एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, इसको हम अब समझते हैं। देखिएगा, अभी हमने क्या सीखा? टाइम पीरियड को सीखा। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है कि एक साइकिल लगाने में कितना हमने टाइम लिया। ठीक, यानी एक चक्कर लगाने में लिया गया समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। अगर कोई एक वृत्ताकार, कोई मान लीजिए एक गोल फील्ड है, उसको हम दौड़ रहे हैं और हम 10 मिनट में एक चक्र कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो हमारा आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 10 सेकंड हो जाएगा। क्लियर? दूसरी हमारी आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है एक सेकंड में आप कितना ज्यादा चक्कर लगा सकते हैं। कितना ज्यादा आप चक्र लगा सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। अब देखिएगा, जैसे फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किसके बराबर होती है? 1/t के। कैसे 1/t के होती है, इसको समझ लेते हैं। हमने क्या लिया? t सेकंड का समय लिया, क्या करने में? एक चक्र को कंप्लीट करने में। ठीक, एक राउंड पूरा हमने घूमा, टाइम कितना लिया? t सेकंड। तो ये t सेकंड हो गया हमारा आवर्तकाल। अब हम दूसरी तरफ क्या बात करते हैं? एक सेकंड में कितना चक्र घूमेंगे। तो टी सेकंड में एक चक्र, तो एक सेकंड में 1/t चक्र घूमेंगे। 1/t चक्र घूमेंगे, इसको हम कहते हैं कि आवृत्ति। आवृत्ति क्या हो जाएगी? एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। एक सेकंड में जितना चक्र घूमेगा उसी को यफ बोलेंगे। किसके इक्वल हो जाएगा? 1/t के। ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। फ्रीक्वेंसी और, तो अब हम समझते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट के ग्राफ कैसे आया, कैसे इसको प्लॉट करते हैं। हमने अभी अल्टरनेटिंग करंट में सीखा था I इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर इसका इक्वेशंस हुआ था I इक्वल्स आई नॉट साइन, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई इंटू स्मॉल टी। हम देखेंगे ये जो हमारा इक्वेशन है ये कैसे हमारा अल्टरनेटिंग करंट को बता रहा है। ओके, इसके ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम यहाँ पे एक एक्सेस प्लॉट कर देते हैं। ये हो गई हमारी करंट एक्सेस, और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हो गई हमारी टाइम एक्सेस। अभी बिल्कुल वही ग्राफ प्लॉट करेंगे जैसा हमने फिगर में देखा था। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारा इक्वेशन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट अगर कर दे, तो देखिएगा ये इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप टाइम में करंट की वैल्यूज को बताता है। ठीक, जैसे हमने बताया ना कि अल्टरनेटिंग करंट में करंट जो होती है टाइम के साथ लगातार वेरी करती रहती है। जब टाइम के साथ करंट लगातार बदलेगा, तो करंट की वैल्यूज तो हमें पता होनी चाहिए ना, डिफरेंट पर्टिकुलर टाइम पे कितने कितने करंट की वैल्यू है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यूज को हम अगर फाइंड आउट करना चाहें, तो अगर हम t बराबर 0 पे देखें, मीन्स ये हो गई हमारी एक टाइम, यहाँ पे टाइम हमारा हो गया 0। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? I इक्वल हो जाएगा आई नॉट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 पाई बाई मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टी। स्मॉल टी मीन्स टाइम, टाइम कितना है? 0। कैपिटल टी को मत चेंज करिएगा, कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड फिक्स होता है। जैसे अर्थ जो है वो सन के अबाउट रोटेट करती है, सॉरी रिवॉल्व करती है। तो जब एक चक्र अपना पूरा करेगी तो वो फिक्स है ना, हमेशा 365 से 1/4 यानी 365 दिन, और एक दिन का चौथाई हिस्सा दिन, टोटल इतना ही टाइम लेती है अपने चक्र को पूरा करने में। तो इसलिए कैपिटल टी जो होगा वो फिक्स होगा, ये टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है, इसको नहीं चेंज करते। स्मॉल टी को अलग अलग समय रखते हैं। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स हो जाएगा आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई 0, क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई होकर 0 मिलेगा, और साइन 0 की वैल्यू 0। तो टोटल हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी 0। टोटल हमारी करंट की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट, कि जब टाइम में की वैल्यू 0 तो करंट की वैल्यू भी 0, मतलब दोनों ओरिजिन पे होंगे। अब सेकंड देखते हैं कि जब t बराबर हमारा हो जाए t/4, मतलब जब टाइम जो हो t/4 के इक्वल हो,
तो इस समय क्या होगा, आई इक्वल्स हो जाएगा आई नॉट हो जाएगा, साइन हो जाएगा 2 पाई बाई कैपिटल टी हो जाएगा इंटू कैपिटल टी बाई 4 हो जाएगा। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा आई इक्वल्स आई नॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा पाई ओवर 2, साइन पाई बाई 2 मीन साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, यानी आई की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट के इक्वल। करंट किसके बराबर हो जाएगी, आई नॉट यानी धारा का शिखर मान। सपोज करिए ये हो गई हमारी धारा का शिखर मान, धारा का अधिकतम वैल्यू, तो इसी के बराबर आनी चाहिए ना। और ये हो गई हमारी सपोज करिए टाइम, टाइम की वैल्यू है t/4। तो t/4 पे करंट की वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं जब करंट टाइम की वैल्यू कितनी हो जाए, t/2 पे। अब हम यहाँ पे क्या रखते हैं, फिर से नेक्स्ट स्मॉल t की वैल्यू कितनी हो जाए, कैपिटल T/2। तो I इक्वल्स हो जाएगा आई नॉट हो जाएगा, साइन हो जाएगा 2 पाई बाई कैपिटल T हो जाएगा। t की जगह कितना रख देंगे इस बार, T/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, I इक्वल्स आई नॉट, 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन, देखिएगा 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, साइन केवल पाई बचेगा, पाई मीन्स 180, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, साइन 180 अंश का मान जीरो, टोटल वैल्यू जीरो, मीन्स यहाँ पे इस करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। मतलब करंट की वैल्यू, जब समय जीरो था करंट जीरो हुआ, समय का मान t/4, करंट की वैल्यू अधिकतम आई नॉट के बराबर, फिर समय का मान t/2 हुआ तो करंट की वैल्यू जीरो हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं जब हम करंट की वैल्यू रख देंगे 3t/4, यहाँ पे हम रखते हैं स्मॉल t बराबर 3t/4। तो देखिएगा इसको हम, जब आई यहाँ पे रखेंगे ये हो जाएगा आई नॉट हो जाएगा, साइन हो जाएगा 2 पाई बाई कैपिटल टी हो जाएगा, इसकी जगह पे कितना रख देंगे 3t/4। तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमारा आई इक्वल्स मिल जाएगा आई नॉट, यहाँ पे हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आई इक्वल साइन नॉट, इसको लिख सकते हैं साइन, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई/2, पाई प्लस पाई/2, सॉरी ये टी लग रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन पाई प्लस पाई/2। पाई प्लस पाई/2 क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आई इक्वल्स आई नॉट, ये हो जाएगा माइनस साइन पाई/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस आई नॉट के। मतलब जब समय का मान 3t/4 होगा तो करंट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस के आई नॉट के इक्वल, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस आई नॉट, जितनी वैल्यू ऊपर जाएगी उतनी ही वैल्यू नीचे आ जाएगी माइनस आई नॉट। अब हम टाइम को फिर से चेंज करते हैं, अब हम टाइम को रख देते हैं कैपिटल टी के बराबर, ये हो गई कैपिटल टी के बराबर। ओके, तो आई इक्वल्स हो जाएगा आई नॉट हो जाएगा, साइन हो जाएगा 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी, तो यहाँ से हो जाएगा आई इक्वल्स आई नॉट, ये हो जाएगा साइन, कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई, साइन में फिर से 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो, टोटल वैल्यू आ गई जीरो, मीन्स करंट यहाँ से फिर से कहाँ चला जाएगा, जीरो पे चला जाएगा। अब इस ग्राफ को अगर हम थोड़ा डार्क करके प्लॉट करें तो यहाँ से हमारी करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, फिर यहाँ से हमारी करंट की वैल्यू आएगी जीरो होगी, फिर यहाँ से करंट की वैल्यू आएगी नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर करंट की वैल्यू यहाँ पे आके जीरो। ये हो गई हमारा एक चक्र पूरा, कैपिटल टी समय हो गया ना, एक चक्र पूरा में हमारा धारा का ग्राफ, धारा का ग्राफ में क्या देख रहे हैं, धारा का मान यहाँ पे जीरो है t/2 पे, और यहाँ पे जीरो है कैपिटल टी पे। मीन्स जब प्रत्यावर्ती धारा कहीं हम अप्लाई करते हैं, जैसे हम बल्ब जलाते हैं, बल्ब वाला एग्जांपल याद करते हैं, तो जैसे हमने बल्ब जलाया था तो बल्ब क्या हो रहा था, जल रहा था फिर बुझ जा रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जब धारा का मान हो रहा था t/4,
तो धारा उसको अधिकतम मिल रही थी, सॉरी धारा नहीं, समय का मान। जब समय का मान t/4 तो उसको मैक्सिमम धारा मिल रही थी बल्ब को, तो बल्ब जल रहा था। जब समय का मान t/2 हो रहा था तो धारा का मान 0, तो बल्ब बुझ जा रहा था। फिर धारा का मान -I0, मतलब धारा उल्टे दिशा में, कोई दिक्कत नहीं है, बल्ब जलेगा। जब धारा का मान, सॉरी समय का मान कैपिटल T, तो धारा की वैल्यू 0 हो जा रही थी। देखिए इस ग्राफ से क्लियर है ना। यहाँ पे ग्राफ से देखिए, जब समय 0, मतलब बल्ब को अभी ऑन, स्विच ऑन नहीं किए, तो बल्ब ऑफ ही रहेगा। फिर जब जैसे ऑन करेंगे तो जैसे ही समय का मान t/4 होगा, धारा की वैल्यू मैक्सिमम, बल्ब जलने लगेगा, ये पूरा बल्ब जलेगा, बल्ब अच्छे से जलेगा। फिर यहाँ पे बल्ब बुझ जाएगा, यहाँ पे भी बल्ब बुझ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें, तो यहाँ पे हमारा बल्ब, सॉरी, यहाँ पे हमारा जो बल्ब होगा वो होगा ऑफ, यहाँ पे भी हमारा बल्ब होगा ऑफ, यहाँ पे हमारा बल्ब जो होगा वो ग्लो करेगा, जल जाएगा अच्छे से। यहाँ पे भी हमारा बल्ब जो हो जाएगा वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। इसका जो हमने फिगर समझा था फर्स्ट स्लाइड में, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब इसके आगे हम चलते हैं फ्रीक्वेंसी को रिलेटेड टॉपिक्स को। तो हम करंट वाले ग्राफ के एक्सप्लेनेशन को सीख गए कि करंट का ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं। ओके, अब इसी ग्राफ को हमें थोड़ा और अच्छे से समझ लेना है कि कैसे हमारा बल्ब एक बार जल रहा था, फिर वहां पे बल्ब हमारा बुझ जा रहा था। उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर हम आगे की ओर चले, तो यही है, ऐसा ही हमने अभी ग्राफ प्लॉट किया है। ये ग्राफ हमारी बिल्कुल ऐसे आई है, करंट की वैल्यू ऐसे वेरी करती रहेगी। ये ग्राफ थोड़ा आप लोग सही बनाइएगा। यहाँ से मैक्सिमम करंट, फिर यहाँ से यही बिल्कुल यही पाथ को रिट्रेस करेगा, एक चक्र कंप्लीट, फिर ये दूसरा चक्र ऐसे चलेगा, फिर ये यहाँ से ये हो जाएगा हमारा दूसरा चक्र कंप्लीट। इसी तरह हमारी करंट आगे चलती हुई चली जाती है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, एक सेकेंड में कितना ज्यादा हम चक्कर को लगा ले रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। चूंकि एक चक्र में एक चक्र में करंट की वैल्यू जो हो रही है वो क्या हो रही है, दो बार जीरो हो जा रही है। देखिएगा ध्यान से, एक यहाँ पे जीरो हो जा रही है, एक यहाँ पे जीरो हो जा रही है। एक चक्र जैसे ही कंप्लीट हुआ, करंट की वैल्यू जीरो हो जा रही है। ये वाले केस को छोड़ देते हैं। एक चक्र में करंट जब जा रही है तो दो बार जीरो हो जा रही है, मतलब दो बार हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा एक चक्र में, और दो बार बल्ब हमारा जलेगा। तो इस तरीके से अगर हमारे घर में, जो हमारे घर का रूल है कि हमारे घर में 50 हर्ट्ज की लाइट आती है, मतलब जो हमारे घरों में प्रत्यावर्ती धारा आती है उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब एक सेकंड में वो कितना चक्कर कंप्लीट करेगी, 50 चक्र को कंप्लीट करेगी। चूंकि एक चक्र में लाइट जो हो रही है वो, सॉरी, एक चक्र में करंट दो बार जीरो हो जा रहा है, तो 50 चक्र में करंट कितनी बार जीरो हो जाएगा, 100 बार करंट जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, जीरो। जब 100 बार करंट जीरो, तो बल्ब जो होगा वो 100 बार हमारा बुझेगा और 100 बार जलेगा। चूंकि हमारी आंख इतनी सेंसिटिव होती ही नहीं है कि इस चीज को पहचान सके, इसलिए हमें लगता है कि बल्ब हमारा हमेशा जला हुआ है। लेकिन रियलिटी क्या है कि जब हम अपने घर में स्विच को ऑन करते हैं, लाइट बल्ब जो होता है वो जलता है, तो एक सेकंड के दौरान 100 बार बल्ब जलता है और 100 बार बल्ब बुझता है। ओके, ये हमारी फ्रिक्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके आगे अगर हम चलते हैं, देखिएगा, अब इसके आगे हम अल्टरनेटिंग करंट को तो समझ चुके कि अल्टरनेटिंग करंट कैसे हमारा वर्क करती है। जो वोल्टेज होता है जिसका इक्वेशन हमने लिखा था V नॉट साइन ओमेगा टी, इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और जो हमारी करंट होती है I नॉट साइन ओमेगा टी, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। जो ग्राफ हमारा करंट के लिए बना था, बिल्कुल ठीक वैसा ही ग्राफ हमारा बनेगा वोल्टेज के लिए। यहाँ पे भी आप टाइम की वैल्यूज को जीरो रखेंगे। t/4 कैसे रखते हैं ये पहले देख लेते हैं। देखिएगा, t बराबर जीरो रखते हैं, इसमें हम t/4 जोड़ देते हैं, वो हम अगले टाइम को रखते हैं। तो अगला टाइम जैसे देखिए, मान लीजिए पहला टाइम t1 बराबर जीरो, दूसरे टाइम
पहले टाइम में t/4 जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए 0 में t/4, तो दूसरा टाइम कितना बन जाएगा, कैपिटल t/4। तीसरा टाइम कैसे लिखेंगे, तीसरे टाइम t/4 में फिर से t/4 जोड़ दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा, t/4, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा t/2। मतलब पहले बार हमने समय को कितना रखा, 0, दूसरी बार समय को कितना रखा, t/4, तीसरी बार कितना रखा, t/2, चौथी बार समय को देखिएगा कैसे निकालेंगे, t/2, पुराने समय में कितना जोड़ देते हैं हमेशा, t/4, जैसे इसको ऐड करेंगे ये क्या बन जाएगा आपका, 3t/4। फिर लास्ट जो हमने टाइम रखा था वो कैसे निकाला था, 3t/4 में ऐड कर दिया था t/4, तो ये टोटल हो जाएगा आपका कैपिटल टी। एग्जाम में आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछेगा प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ प्लॉट करने के लिए, आप टाइम को पहले 0 लेंगे, t/4 उसमें जोड़ेंगे, फिर t/4 जोड़ेंगे। जैसे देखिए, ये हो गई हमारी टाइम 0, ये हो गई हमारी टाइम t/4, फिर हो गई हमारी टाइम, फिर हो गई हमारी टाइम t/2, यहाँ पे हो गई हमारी टाइम t/2, फिर हमारी टाइम हमको लेना है कितना, 3t/4, फिर हमको कितना टाइम ले लेना है, हमको ले लेना है कैपिटल टी। अब इस पे हमको ग्राफ प्लॉट करना है, वैल्यूज जैसे आप निकाल के देखेंगे तो आपको तुरंत इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि प्रत्यावर्ती धारा कैसे मूव करती है। इसको आप लोग ग्राफ में याद रख सही से बनाइएगा कि जो ये हमारा जितना पोर्शन एवब ऊपर जाएगा उतना ही पोर्शन हमारा नीचे आएगा। ये हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ये वोल्टेज के लिए भी ग्राफ सेम ऐसे ही बनेगा, सेम ग्राफ हमारा करंट के लिए भी बनेगा। आई होप कि आप लोगों को प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, इन दोनों के कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट पार्ट 2, वो हम उसमें समझेंगे कि धारा, जैसे देखिएगा डीसी करंट है, तो देखिएगा जैसे हम बता रहे थे कि जो डीसी करंट है, तो डीसी करंट में हमारी करंट की वैल्यू हो जाती है फिक्स, 5 एम्पियर। अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमारी जो करंट है इसकी वैल्यू तो टाइम पे डिपेंड करेगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू वेरी करेगा वैसे वैसे हमारी करंट वेरी वेरी करेगी, वैल्यू वेरी करेगी। तो यहाँ पे हम क्या क्या धारा का कौन सी वैल्यू किसी को बताएं। जैसे सपोज करिए हमने एक सर्किट बना दिया, ये हो गई हमारा प्रत्यावर्ती सर्किट, इसमें बल्ब लगा दिया। अब इस बल्ब को कितना करंट मिल रहा है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग करंट मिल रहा है, लेकिन हम रिप्रेजेंट क्या करेंगे, किसी को बताएंगे क्या, उसके लिए हम धारा का जो वैल्यू है, इस वैल्यू का हम निकालते हैं औसत। जैसे आप फिजिक्स में पाए हैं 50, केमिस्ट्री में पाए हैं 70, इंग्लिश में पाए हैं 90, तो जब आपसे कोई पूछता है तो आप इसका एवरेज वैल्यू देते हैं ना। ठीक इसी प्रकार जो हमारी करंट है इसकी वैल्यू लगातार बदल रही, तो इसकी एवरेज वैल्यू हम देते हैं। या एवरेज वैल्यू अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एवरेज वैल्यू निकालेंगे, एवरेज वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम निकालेंगे IRMS। ये दो कॉन्सेप्ट्स पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आई एवरेज क्या होती, IRMS क्या होती। फिर हम अपने वीडियोस में आगे चलेंगे, LCR सर्किट्स को सीखते हैं। ओके, आई होप इस वीडियो में आपको कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपके क्लियर ना हुआ हो। अगर कोई ऐसी कॉन्सेप्ट है जो ना समझ में आए, नहीं क्लियर हुआ, तो फिर उससे हमसे पूछ लीजिएगा। ओके, कमेंट सेक्शन में उसको हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसे हम आपको अच्छे से समझा सके। ओके, मैं आशा करता हूँ आप सभी का बोर्ड एग्जाम अच्छा जाए, आप सभी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए।